Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Today we are going to discuss a new topic 16.2.1 stakeholders in lesson number 16 management of the natural resources. So shall we start now? Okay, सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 16.5 में ये क्या इशारा करती है। ये कहती हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट यू यूज़। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जिसका यूज़ करते हो एवरीडे लाइफ में। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन लिविंग नियर द फॉरेस्ट वुड यूज़। इस बारे में सोचो कि जो व्यक्ति जंगल के करीब रहती है वो फॉरेस्ट का किस तरह इस्तेमाल करती होगी। व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन लिविंग इन अ फॉरेस्ट वुड यूज़। जो जंगल के अंदर रहती है वो जंगल का किस तरह इस्तेमाल करती होगी। एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट हाउ दिस नीड डिफर और डू नॉट डिफर एंड द रीज़न फॉर द सेम। और आपके मित्र के साथ इस बात की डिस्कस करते हुए आपको ये सोचने की कोशिश करनी है कि जंगल के करीब रहने वाली, जंगल से दूर रहने वाली और जंगल के अंदर रहने वाली व्यक्ति इसका जो इस्तेमाल करती है जंगल का, इसमें क्या अंतर है या अंतर है भी या नहीं, और है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे हम स्टेक होल्डर्स आज के मुख्य टॉपिक में। वी ऑल यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, हम अपने रोज़ बरोज़ के जीवन में कई फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, बट आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेरीज। लेकिन इस पर हमारा जो डिपेंडेंसी है, मतलब कि हमारी जो आधारितता है, ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करने में वेरीज है। मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कम या ज़्यादा यूज़ होता है। सम ऑफ अस हैव द एक्सेस टू alternatives, some do not. When we consider the conservation of the forest, we need to look at the stakeholders who are। तो जैसे कि हमने कहा कि कुछ लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पर कम इस्तेमाल होता है। सम ऑफ अस, हम में से कुछ ऐसे होते हैं, हैव द एक्सेस टू अल्टरनेटिव्स, जो विकल्प हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं करते हैं। पर जब हम कंसिडर करते हैं, हम उस दिशा में सोचने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में सोचना है, तो वहाँ पर एक ज़रूरत बनती है टू लुक एट द स्टेक होल्डर्स हु आर। आप किस तरीके के स्टेक होल्डर्स में समावेश होते हो। देखिए, सबसे पहला प्रकार है the people who have in or around the forest are depend on the forest product for the various aspect of their life। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जंगल के आसपास या जंगल के सराउंडेड, जंगल के अंदर रहते हैं या जंगल के आसपास के विस्तार में रहते हैं, और ये डिपेंडेंट है, ये उस पर आधार करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर उसका आधार है वेरियस एस्पेक्ट को लेकर हुए। अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे जंगल की कुछ न कुछ चीज़ों पर आधारित होना पड़ता है। दूसरे वो लोग हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच owns the land and control the sources from the forest। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जंगल खाता है, ये डिपेंडेंट है, इसके पास अपनी ज़मीन होती है और अपना नियंत्रण होता है। उस ज़मीन में जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं फॉरेस्ट के, इस पर उसका कंट्रोल होता है। तीसरा नंबर आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कि हमारे उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगों को चला रहे हैं। फ्रॉम दोज हु आर टेंडूस lives to make beedies to the ones with the paper mills who use various forest product but are not dependent on the forest in any one area। ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग हैं जो कि इसका बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं जंगलों का। जैसे कि बीड़ी बनाने के लिए कुछ पत्तों का इस्तेमाल होता है, ये तेंदू के पत्ते होते हैं जिससे बीड़ी बनाई जाती हैं स्मोक के लिए।
या फिर उन लोगों को पेपर मिल्स के लिए ज़रूरत पड़ती हैं कुछ प्लांट्स की पेपर बनाने के लिए, और हु यूज़ द वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये वो लोग हैं जो अलग अलग तरीके की फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, लेकिन ये जंगल पर आधारित नहीं है किसी भी एरिया के। और चौथे व्यक्ति हैं वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल एंथुसियास्ट्स हु वांट टू कंजर्व द नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म्स। इसके बाद जो नंबर आता है ये वाइल्ड लाइफ, मतलब कि वन्य जीवन और प्राकृतिक जो वातावरण है उस वातावरण को उत्साहित करने वाले, इसे प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों के बारे में जो कि चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कंजर्व हो और अपनी तरीके से वो हर बार इसे बचाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक द लुक एट व्हाट ईच ऑफ दिस ग्रुप नीड और गेट्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो पहले जो 4 ग्रुप्स हमने बात की, देखते हैं चलिए आगे जाकर कि ये ग्रुप्स की जो ज़रूरतें हैं या फिर वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं किस तरह से ये जंगल से प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकल पीपल के बारे में जो कि जंगल के अंदर या जंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फायरवुड। एक तो उसे जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल टिम्बर एंड टैच। इसके अलावा इसे छोटे बड़े लकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, टैच की ज़रूरत पड़ती है। बाम्बू इज़ यूज टू मेक द स्लेट फॉर द हट्स। इसी तरह बाम्बू का इस्तेमाल करते हैं ये अपने झोपड़े बनाने के लिए, बास्केट फॉर द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड मटेरियल्स। इसके अलावा चीज़ों को भरने के लिए, बास्केट बनाने के लिए और साथ में खाने की चीज़ें रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Implement for the agriculture, fishing and hunting are largely made of wood. Also forests are site for the fishing and hunting. इसके अलावा ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जंगल का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कि कृषि प्रवृत्ति के लिए या फिर मत्स्य उद्योग के लिए, फिशिंग के लिए और हंटिंग ऑफ द प्रेस और कुछ प्राणियों का शिकार करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है लार्जली मेड ऑफ द वुड्स, जंगल से लकड़ियाँ पाने के लिए। ऑल्सो फॉरेस्ट आर साइट फॉर द फिशिंग एंड हंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल इसके अलावा फिशिंग के लिए, मतलब कि मच्छीमारी के लिए और हंटिंग शिकार के लिए भी एक बहुत उत्तम जगह है। इन एडिशन टू पीपल गैदरिंग फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसके अलावा लोग जंगल से कई तरीके के फल, कई तरीके का मेवा प्राप्त करते हैं और कई तरीके की औषधीय वनस्पतियाँ भी फॉरेस्ट से पाई जाती हैं। देयर कैटल ऑल्सो ग्रेज इन द फॉरेस्ट। उनके जो पशु प्राणी होते हैं वो जंगल से घास प्राप्त करते हैं। एंड फीड ऑन द अदर फॉडर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और इसके अलावा उनके प्राणियों के लिए जो भी खाने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये उन्हें जंगल से मिलती हैं। Do you think such use of the forest resources would lead to the existence of these resources? क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए, इन सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए क्या ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, एग्जिस्टिस हो जाएंगे? Do not forget that before the British came and took over most of our forest area. जब तक अंग्रेज भारत में सत्ताधीश हुए एंड टेक ओवर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, और उन्होंने जंगल के बहुत सारे विस्तारों को अपने सत्ता के अंतर्गत ले लिया। पीपल हैड बीन लिविंग इन दिस फॉरेस्ट फॉर द सेंचुरीज। इससे पहले कई सदियों से लोग जंगल और जंगल के आसपास के विस्तार में रहते थे। दे हैड डेवलप्ड प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज वेयर यूज इन द सस्टेनेबल मैनर। और ये लोग जो भी जंगल की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे इसके बाद वो उसी जंगल को इसी तरह डेवलप करने की कोशिश करते रहते थे जिसके कारण सस्टेनेबल मैनर्स में, मतलब कि विवेकपूर्ण तरीके से जंगल की जो हमारी संपत्ति है, वन्य संपत्ति हैं, ये बरकरार रहे। आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट विच दे एक्सप्लॉइट रूथलेसली फॉर देयर ओन पर्पसेस।
अंग्रेजों ने एक बार इस जंगल पर काबू कर लिया, इसके बाद उन्होंने इन संपत्ति को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, बिल्कुल क्रूरतापूर्वक अपने हेतुओं के लिए। एंड दिस पीपल वेर फोर्स टू डिपेंड ऑन मच स्मॉलर एरियाज। इन व्यक्तियों को खदेड़ दिया गया जंगलों से और बहुत से छोटे एरिया में इसे भेजा गया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्टार्टेड बिकमिंग ओवर एक्सप्लॉइट टू द सेम एक्सटेंट। और फिर जंगल की जो भी संपत्ति थी उसे एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत हुई। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के अंदर स्वतंत्र फॉर्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि काम कर रहा है, टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश, बट लोकल नॉलेज एंड द लोकल नीड्स कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो स्वतंत्रता के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अंग्रेजों के हाथ से ये वन्य संपत्ति को टेक ओवर किया, लेकिन टेक ओवर करने के बाद भी जो लोकल नॉलेज था, मतलब कि स्थानिक जो ज्ञान था या फिर लोकल नीड्स थी, जो स्थानिक ज़रूरतें थी, उस बात को उन्होंने भी इग्नोर किया अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। एंड दस वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू मोनोकल्चर ऑफ द पाइन, टिक एंड यूकेलिप्टस। और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट थे जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती थी, ये कन्वर्ट होने लगे मोनोकल्चर्स फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें थी ये थी पाइन, टिक और यूकेलिप्टस की, और इसके लिए जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के पेड़ लगाने की शुरुआत हुई। इन ऑर्डर टू प्लांट दिस ट्रीज ह्यूज एरियाज आर फर्स्ट क्लियर्ड ऑफ ऑल वेजिटेशन। तो टिक, पाइन और यूकेलिप्स के प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए सबसे पहला काम जो किया गया वो था फॉरेस्ट के बहुत सारे एरिया को क्लीन करने का, और ये क्लीन करते हुए इसके अंदर रहे हुए ऑल वेजिटेशंस इसको भी निकाल दिया गया। एंड दिस डिस्ट्रॉय अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया। और इसकी वजह से बहुत सारी जो जीव विविधताएँ थी वो भी इसके साथ ख़त्म हो गई। नॉट ओनली दिस, द वेरिड नीड्स of the local people, leaves of fodder, herbs of the medicine and fruits and nuts for food can no longer be met from such a forest। न सिर्फ इतना ही, लेकिन जो स्थानिक के लोग थे जिसकी ज़रूरतें थी प्राणियों के लिए आहार की, या फिर उसे औषधीय वनस्पतियों की ज़रूरत थी, फल फूल की ज़रूरत थी खुराक के लिए, वो भी लंबे समय तक उससे मिलना बंद हो गया। एंड सच प्लांटेशन आर यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रीज टू एसेस द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये जो टिक, यूकेलिप्स या पाइन लगाए गए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लगाए गए जो कि उद्योगों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे और उसका यूज़ करते हुए उसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना था। आर इन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ऐसे करते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही बात को देखा कि इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेवेन्यू इनकम में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और इसलिए उन्होंने जो वन्य संपत्ति में बहुत सारी विविधता थी उस विविधता को ख़त्म कर दिया। डू यू नो हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट? क्या आपको पता है कितनी सारी इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बेस पर चलती है? शॉर्ट काउंट रिवाइल्स टिम्बर, पेपर, लैग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और कुछ नहीं तो कुछ काउंटिंग हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, जैसे कि टिम्बर है, लकड़ी का उपयोग है, हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर, फिक्सर इससे बनती है। पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कागज़ बनाती हैं। लैक मतलब कि लाख और लाख से बनने वाली चीज़ों की बात है। या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, खेल कूद के बहुत सारे साधन। ये सारे साधन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को मटेरियल फॉर्म्स में यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। सो फाइंड आउट अबाउट एनी टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट दैट आर द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रीज। तो आपको ऐसी बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी ऐसे कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्टों का लिस्ट बनाना है, फाइंड आउट करना है, एंड डिस्कस वेदर दिस इंडस्ट्रीज इज सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। क्या ये सस्टेनेबल तरीके से लंबे समय तक ऐसी इंडस्ट्रीज चल सकती है? और डू नॉट नीड टू कंट्रोल आवर कंजप्शंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो कंजप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट हो रही है, मतलब कि वन्य संपत्ति का जिस तरह इस्तेमाल होता है, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है?
तो इस सवाल को आपके सामने रखते हुए आज के इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, जो कि हमारा मेन टॉपिक चल रहा है स्टेक होल्डर्स को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।